बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी जो तर्कशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उनसे पिछली कुछ कक्षाओं में, कुछ वीडियोस में मैं निरंतर इनफॉर्मल फैलेसीज की बात कर रहा हूँ। इनफॉर्मल फैलेसीज में हम फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस को, यानी कि प्रासंगिकता के तर्क दोषों को विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। मैंने अभी तक फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस यानी कि प्रासंगिकता के तर्क दोष के अंतर्गत आपसे अज्ञानमूलक युक्ति की बात की। उसके पश्चात हमने श्रद्धामूलक युक्ति के विषय में चर्चा की। उसके उपरांत हमने फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस के अंतर्गत आर्ग्यूमेंट एड होमिनियम, जिसके हम दो प्रकार हमने देखे कि एक तो व्यक्तिपरक युक्ति थी और दूसरी जिसको हमको कहना चाहिए कि परिस्थिति मूलक युक्ति थी। हमने ये दोनों ही प्रकार इसके देखे और इतनी बात करने के उपरांत मेरा ख्याल है कि पिछले वीडियो में हमने परिस्थिति मूलक युक्ति तक की चर्चा की थी। आज हम जिस परिस्थिति मूलक नहीं बल्कि जिस प्रासंगिकता के तर्क दोष के विषय में चर्चा करेंगे, वह आधारित है हमारी भावनाओं पर, हमारे इमोशंस पर, हमारे संवेगों पर। यहां क्या होता है कि संवेगों का अनुचित प्रयोग या अनुचित निष्कर्षों के लिए प्रयोग या निष्कर्षों के लिए संवेगों का अनुचित प्रयोग किया जाता है। और अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इसके प्रमुख तीन प्रकार चिन्हित हैं, आइडेंटिफाइड हैं। हम एक एक करके इन तीनों ही प्रकारों के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। आर्ग्यूमेंट इन्वोकिंग इमोशंस, जो हमारे संवेगों को, जो हमारी मनोभावनाओं को आकर्षित करते हुए जो अप्रासंगिक रूप से हमारी भावनाओं को आकर्षित करते हुए जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें हम तीन प्रकारों में विभक्त करते हैं, जिसमें से हम पहले को आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम कह सकते हैं। आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम पॉपुलैरिटी से बना हुआ है, लोकोत्तेजक युक्ति। हम क्या नाम देंगे इसको? इस इटालियन नाम के बदले में इसके लिए एक उपयुक्त हिंदी नाम क्या है? इसको हम लोकोत्तेजक युक्ति कह सकते हैं। लोकोत्तेजक युक्ति क्या है? अपील टू इमोशन, लोकोत्तेजक है ना। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। फिर मैं विज्ञापन की दुनिया में यदि मैं आऊं तो मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि आप इस प्रकार के उत्पाद को बरतिए, इसका उपयोग कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट ऑफ इंडिया है। यहां पर क्या किया जा रहा है कि किसी मक्खन, किसी क्रीम, मैं किसी को की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उसके अंदर छिपी हुई तर्कणा या उसके अंदर छिपे हुए तर्क दोष की बात कर रहा हूं। हम किसी चीज को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब किसी एक विशेष प्रकार के दूध, पनीर, घी, मक्खन का किसी राष्ट्रीयता से कोई उस प्रकार का संबंध नहीं है। वह राष्ट्रीय उत्पाद हो सकता है, वह बहुत तरीके से राष्ट्र की सेवा कर सकता है, लेकिन जिस रूप में उसका संबंध राष्ट्रीयता के साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है, वह वस्तुतः वैसा है नहीं। हमारे राष्ट्र प्रेम की भावना को किसी उत्पाद के प्रयोग के साथ में गलत तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और इसलिए हम इसको कहेंगे आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम। जो ये कहा कि फलाने प्रकार के बहादुर लोगों की पसंद, यदि आप बहादुर व्यक्ति हैं तो आप इस प्रकार के कपड़े या इस प्रकार के जूते या इस प्रकार की सेवन करने की चीजें प्रयोग कीजिए। अरे भाई, किसी विशेष ब्रांड की कमीज का बहादुरी से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि हमारी जो एक भावना है, हमारी जो एक अपेक्षा है कि हम बहादुर बने या बहादुर कहलाएं या उन लोगों में शामिल हों जो बहादुर लोगों को पसंद करते हैं, उस भावना को उस ब्रांड के साथ में जोड़ने का प्रयास
किया जा रहा है और कैसा प्रयास है वह दोषपूर्ण है। यहां पर तर्कणा में दोष है, अपने आप में इस चीज में कोई दोष नहीं है भाई, ठीक है, देश का कानून है, इस चीज को इसकी इजाजत देता है और लोग बाग इस तरीके से विज्ञापन बनाते भी हैं और बहुत सारे लोग इन चीजों से प्रभावित होते भी हैं। किंतु यहां पर भावनाओं को जिस प्रकार से प्रयोग में लाया जा रहा है वह अपने आप में अतार्किक है, वह दोष से युक्त है, अतः तर्क दोष वहां उपस्थित होता है। दूसरा है अपील टू पिटी, दया मूलक युक्ति। और इस युक्ति का जितना उपयोग, और जब कोई दोषपूर्ण युक्ति है तो उसके उपयोग वस्तुतः दुरुपयोग कहलाएंगे, जितना होता है उतना आप संभवतः शायद किसी और जगह किसी और प्रकार के तर्क दोष में आप इतना व्यापक इसका प्रसार नहीं देखने को मिलता है। मान लीजिए कि कोई आतंकवादी के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि अरे आपको तो उसके ऊपर दया करनी चाहिए कि वो अपने घर बार को छोड़ करके, और ये देखिए कि उसने कितनी कठिन परिस्थितियों में बंदूक उठा रखी है और वो कितनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि किसी गलत प्रकार के कृत्य को, किसी अनैतिक कृत्य को, किसी इलीगल कृत्य को दया की भावना से ढकना, छुपाना या बदलना चाह रहे हैं। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल अमेरिकन कोर्ट्स में आया, जहां पर एक बच्चे को इस चीज का अभियुक्त पाया गया, उसके ऊपर मुकदमा चला कि उसने अपने माता पिता की हत्या की थी। क्या कारण थे, क्यों थे, वो सब बातें एक अलग प्रकार की बातें हैं, लेकिन तथ्य यह है कि एक युवक अपने माता पिता की हत्या करने का अभियुक्त था, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उसका वकील क्या दलील पेश करता है। अच्छा, वो अल्पायु भी है, मतलब अभी उसकी किशोरवय है वह। उसका वकील जज के सामने यह तर्क प्रस्तुत करता है, मिलॉर्ड देखिए, यदि आप इस अनाथ को सजा दे देंगे तो इस अनाथ की देखभाल करने वाला कौन होगा, यानी कि वो अनाथ कैसे हुआ। इस चीज को इग्नोर करके उसकी अनाथ होने के तथ्य को उसके प्रति दया भाव आकर्षित करके यह तर्क दिया गया कि अनाथ के ऊपर दया कीजिए, जबकि अपने अनाथ होने का कारण वह व्यक्ति स्वयं था और बड़ा ही जिसको कहना चाहिए कि एक अनैतिक तरीके से जिम्मेदार था। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि दया मूलक तर्क प्रस्तुत किया जाता है और इससे फिर दया मूलकता का, एक प्रासंगिकता का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। आर्ग्यूमेंट एड बैक्यूलम, अपील टू फोर्स, अपील टू फोर्स है ना, जिसको हम कहते हैं कि मुष्टि प्रभाव युक्ति। मुष्टि प्रभाव युक्ति क्या है भाई? मुष्टि प्रभाव युक्ति में वस्तुतः आपको कोई डर दिखा करके, और डर दिखा देने का मतलब किस अनेक प्रकार से डर दिखाया जा सकता है ना। मुष्टि का प्रभाव एक टर्म है जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि कोई आपको वास्तव में एक मुक्का ही दिखाएगा, देखिए आप मेरी बात मान लीजिए, आप इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लीजिए, वरना मैं आपके ऊपर मुष्टि का प्रहार कर दूंगा। मुष्टि का प्रहार यहां पर एक सिंबल है। मुष्टि का प्रहार का अर्थ यह है कि जहां आपको जोर डाल करके, दबाव डाल करके, एक अनुचित अनैतिक दबाव डाल करके आपसे कोई काम करवा लिया जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारी संस्थाओं के सदस्य होते हैं और बहुत सारी एसोसिएशंस के सदस्य होते हैं और वो उनको चंदा दिया करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग चंदा डर के मारे देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जहां पर स्वेच्छा से चंदा देते हैं तो कुछ लोग इसलिए भी उनको चंदा देते रहते हैं कि भाई देखिए ये मेरा कुछ भला कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं देंगे, क्योंकि ये तो बड़े झुंड में एक साथ एकत्रित लोग हैं और इनकी बात, जब ये एक साथ अपनी बात रखते हैं, जब ये भीड़ जमा करते हैं तो इनकी बात में असर होता है, प्रभाव होता है। ये आगे जा करके, या ये स्वयं अपने आप में रसूखदार लोग हैं। मान लीजिए कि कोई बड़ा हमारी कॉलोनी का, हमारे आसपास का एक रसूखदार व्यक्ति ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, देखिए फलाने साहब, आपकी इतनी खेती बाड़ी है, आपको तो इतना चंदा देना ही चाहिए। वहां पर वह आपसे क्या कह रहा है कि यह आपकी नैतिकता है कि आप इतना चंदा दीजिए।
वो बात अपनी एक नैतिक रूप में प्रस्तुत कर रहा है, छल कर रहा है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि यदि मैंने इसकी बात नहीं मानी तो कल को ये हो सकता है कि मेरे खेत का पानी बंद कर दे, या हो सकता है कि मेरे को जो बिजली की मेरी सप्लाई आ रही है उस सप्लाई को ये किसी तरीके से बाधित कर दे, या इत्यादि जितनी भी बातें। कहने का मतलब, हम जब मुष्टिका प्रभाव में, किसी दबाव में आकर के, किसी डर के कारण, किसी जिसको कहना चाहिए कि एक आशंका के भाव के अंदर, हानि की आशंका के भाव में जब हम किसी निष्कर्ष को स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात मान लेते हैं, तो हम उसको इस प्रसंग को, ये प्रासंगिक ही तो है ना, कि ऐसा प्रसंग उत्पन्न हुआ, तो इस प्रकार के प्रासंगिक तर्क दोष को मुष्टिका प्रभाव तर्क दोष कहते हैं। अभी हमारा प्रासंगिक तर्क दोष का अध्ययन जारी रहेगा। आने वाले वीडियोस में प्रासंगिक तर्क दोष पर और चर्चा आपके साथ होगी।